में चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इस समय ड्यूप्लेक्स अपनी पॉलिटिकल पावर की हाइट पर होते हैं। लेकिन जल्दी ही कहानी में ट्विस्ट आता है। लेट नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ट्रिचनोपल्ली के फोर्ट में रेफ्यूज लिए हुए थे। चंदा साहिब और फ्रेंच के अनेक प्रयासों के बाद भी किला नहीं जीता जाता। अंग्रेज भी शांत नहीं बैठते थे। रॉबर्ट क्लाइव, जो मोहम्मद अली को त्रिचुनापल्ली में इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट नहीं दे पाते, गवर्नर सॉन्डर्स को एक काउंटर मूव सुझाते हैं, जिसके तहत कर्नाटक की कैपिटल आरकॉट पर एक सरप्राइज अटैक प्लान किया जाता है, जिससे त्रिचुनापल्ली से प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके। प्लान के मुताबिक क्लाइव सिर्फ 210 सोल्जर्स के फोर्स के साथ अगस्त 1751 में आरकॉट को कैप्चर कर लेते हैं। चंदा साहिब के द्वारा त्रिचुनापल्ली से डाइवर्ट करके 4000 की फोर्स भेजी जाती है, लेकिन यह फोर्स आरकॉट को जीतने में असफल रहती है। आरकॉट की सफलता के बाद अंग्रेजों का मनोबल और भी बढ़ जाता है और 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस एक स्ट्रांग इंग्लिश फोर्स के साथ त्रिचुनापल्ली में फ्रेंच से सरेंडर करा लेते हैं। और इसी बीच चंदा साहिब को तंजौर के राजा षड्यंत्र करके मार डालते हैं। मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। त्रिचुनापल्ली में हुए डिजास्टर के बाद ड्यूप्लेक्स की किस्मत का सितारा डूबने लगता है। फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर्स ड्यूप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस और उस पर हुए खर्च से खुश नहीं होते और उन्हें इंडिया से वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। 1754 में ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस करके फ्रेंच के नए गवर्नर बनते हैं गोडेहू। ये अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशंस शुरू करते हैं और 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करते हैं। इसके साथ ही सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एंड होता है। आइए अब इस वॉर के क्या इंप्लीकेशंस हुए उसको भी समझते हैं। इंप्लीकेशंस। सेकेंड कर्नाटिक वॉर से यह साफ हो गया कि यूरोपियन कंपनी को सक्सेस के लिए इंडियन अथॉरिटी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा इंडियन अथॉरिटी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी थी। कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में सलाबत जंग यूरोपियन कंपनीज के पेट्रन न होकर क्लाइंट बन गए थे। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट का यह दूसरा राउंड भी इनकंक्लूसिव रहा, क्योंकि अंग्रेजों के कैंडिडेट मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब तो बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंच डेक्कन में अभी भी स्ट्रांग थे। उनके कैंडिडेट सलाबत जंग हैदराबाद के निजाम थे। साथ ही सालाना 30 लाख रुपए रेवेन्यू देने वाले नॉर्दर्न सरकार्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी फ्रेंच कंपनी को मिल गए थे। हां, वॉर से पहले की तुलना में साउथ इंडिया में फ्रेंच की पोजीशन कुछ कमजोर और अंग्रेजों की पोजीशन कुछ स्ट्रांग जरूर होती है। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का डिसाइसिव एक्शन होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर में। तो आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर और द बैटल ऑफ वांडीवॉश 1758 टू 1763। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की तरह ही थर्ड कर्नाटिक वॉर भी यूरोप में चल रहे इंग्लिश और फ्रेंच के स्ट्रगल की इंडिया में गूंज थी। 1756 में यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो जाता है और फिर से इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होते हैं। इसका एक्सटेंशन इंडिया तक होता है। फ्रेंच गवर्नमेंट 1757 में जनरल काउंट डी लैली को इंडिया भेजती है, जो 12 महीने की यात्रा के बाद 1758 में यहां पहुंचते हैं। इसी बीच ब्रिटिशर्स 1757 में बंगाल में प्लासी का बैटल जीत चुके होते हैं, जिससे उन्हें इनॉर्मस रिसोर्सेज मिल जाते हैं और 1758 में ही काउंट डी लैली फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं। लैली का नेक्स्ट मूव मद्रास को घेरने का होता है, लेकिन वहां अंग्रेजों की एक स्ट्रांग नेवल फोर्स आ पहुंचती है और लैली को मजबूर होकर घेराव खत्म करना पड़ता है। इसके बाद लैली हैदराबाद से बसी को बुला लेते हैं। यह फ्रेंच की एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इससे उनकी लैंड गैरिसन कमजोर पड़ गई। और इसी बीच पोकॉक के कमांड में इंग्लिश फ्लीट फ्रेंच फ्लीट को 3 बार हरा देती है और फ्रेंच फ्लीट को इंडियन वाटर्स छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। सी पर कमांड होने के बाद अब अंग्रेजों के लिए जीत का रास्ता खुल जाता है और उनकी फाइनल विक्ट्री में कोई डाउट नहीं रहता। फ्रेंच को 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में वांडीवॉश की बैटल में सर आयर कूट के हाथों बुरी तरह हार का स्वाद चखना पड़ता है। बसी को प्रिजनर बना लिया जाता है। काउंट डी लैली पौंडीचेरी में रिट्रीट कर जाते हैं। 8 महीने के ब्लॉकेड के बाद पौंडीचेरी भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है और 16 जनवरी 1761 को लैली सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जल्दी ही फ्रेंच माहे और गिंगी को भी खो देते हैं।
इस तरह साउथ इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के ड्रामा का फाइनली पर्दा गिरता है। फ्रेंच की पोजीशन अब वापस उठने लायक नहीं रह गई थी। यूरोप में 7 इयर्स वॉर का एंड होता है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। इसके प्रोविजंस के अनुसार फ्रेंच को पौंडीचेरी और कुछ अन्य सेटलमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इनको कभी भी फोर्टिफाई नहीं किया जाएगा। इस तरह इंडिया में फ्रेंच के पॉलिटिकल एम्बिशंस का हमेशा के लिए एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज के कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली इंग्लिश को जीत मिलती है और फ्रेंच को हार। पर अब इसके पीछे के कुछ रीजंस को भी जानते हैं। कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। इंग्लिश सक्सेस का सबसे पहला रीजन था इंग्लिश कंपनी पर लेसर गवर्नमेंटल कंट्रोल। वो एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए काम कर रहे लोगों में एंथुजियाज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। कंपनी इंस्टेंट डिसीजंस भी ले सकती थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती थी। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इससे डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता था। दूसरा रीजन था अंग्रेजों की सुपीरियर नेवी। इसकी हेल्प से वो सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स जीत पाते हैं। साथ ही इंडिया की बड़ी और इंपॉर्टेंट सिटीज पर ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही था। ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना भी है कि इंग्लिश कैलकाटा से शुरू करके पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन पौंडीचेरी से शुरू करके फ्रेंच क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा इंग्लिश कंपनी के पास फंड्स की कमी नहीं थी। कर्नाटक वॉर्स के बीच में ही 1757 में प्लासी का बैटल होता है, जिसमें जीतने पर कंपनी की वेल्थ में और भी ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन फ्रेंच के पास फंड्स की शॉर्टेज बनी रहती है। वो पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से कमर्शियल इंटरेस्ट्स की अनदेखी कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था ब्रिटिश सक्सेस के पीछे अंग्रेजों के सुपीरियर मिलिट्री कमांडर्स। इंग्लिश साइड पर सर आयर कूट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लीडर्स की लंबी लिस्ट के कंपैरिजन में फ्रेंच साइड पर सिर्फ ड्यूप्लेक्स का ही नाम याद रहता है। दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से इंग्लिश फ्रेंच को हराकर इंडिया में अपना डोमिनेंस बनाने में कामयाब होते हैं। कंक्लूजन। थर्ड कर्नाटक वॉर में जीत के बाद इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं बचता और इसके बाद वो अपना पूरा ध्यान इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनने पर लगा देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे धीरे धीरे एक एम्पायर सेटअप करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोज में देखेंगे। रोड टू प्लासी एंड बक्सर। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने सभी यूरोपियन राइवल्स को हराकर मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है। अब हम जानेंगे कि कंपनी कैसे इंडियन रूलर्स को हराकर इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनकर उभरती है। एक एक करके इंग्लिश कंपनी बहुत सी इंडियन प्रोविंसेस को जीत लेती है और इसमें सबसे पहले नंबर आता है बंगाल का। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को इंडियन हिस्ट्री के मेजर टर्निंग पॉइंट्स में से माना जाता है। तो आज हम इन्हीं गेम चेंजिंग बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बंगाल उस समय के इंडिया के प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा फर्टाइल और रिच था। आज के बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा इसके पार्ट होते थे। यहां की इंडस्ट्रीज और कॉमर्स भी वेल डेवलप्ड थी। नाम के लिए तो ये मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन यहां के नवाब वास्तव में इंडिपेंडेंट रूलर की तरह शासन कर रहे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कई जगह अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है और कैलकाटा में 1696 से 1706 के बीच एक फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन कराती है। इस फोर्ट का नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के ऑनर में फोर्ट विलियम रखा जाता है। बंगाल में कंपनी के ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को सेफ और सिक्योर रखने के लिए इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। मतलब ये डिफेंस के पर्पस के लिए बनवाया गया था। बंगाल से कंपनी का काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, जिसमें कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स मेजर ट्रेड आइटम थे। 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार अपने फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी दे देते हैं। हम कह सकते हैं कि बंगाल में कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में प्लासी की बैटल होती है? आइए जानते हैं। बैकग्राउंड टू बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल में सिचुएशन तब बदलने लगती है
जब 1756 में एक स्ट्रॉन्ग रूलर नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला के कुछ राइवल्स थे जो उनकी जगह खुद नवाब बनना चाहते थे, जैसे कि पूर्णिया के शौकत जंग और ढाका की घसीटी बेगम। इसके साथ ही कर्नाटक वॉर्स के बाद से ही नवाब इंग्लिश कंपनी के प्लान्स को लेकर डाउट में थे। ऐसी सिचुएशन में जब इंग्लिश कंपनी इनडायरेक्टली नवाब की राइवल घसीटी बेगम को सपोर्ट करती है और बंगाल के पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को असाइलम भी देती है, तो नवाब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मुगल फरमान के अनुसार जो दस्तक यानी कि फ्री पासेस कंपनी को अपने ट्रेड के लिए मिलते थे, कंपनी उनका मिसयूज करना शुरू कर देती है। कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपने प्राइवेट ट्रेड में भी इन फ्री पासेस का यूज करते थे, जबकि मुगल फरमान में सिर्फ कंपनी के ट्रेड को ही यह राइट दिया गया था। इसके अलावा इंडियन मर्चेंट्स को भी पासेस बेच देते थे। ये एक तरह से चीटिंग थी और इससे नवाब को काफी रेवेन्यू लॉस भी उठाना पड़ रहा था। इसी बीच कंपनी फोर्ट विलियम को और भी ज्यादा फोर्टिफाई करने लगती है और फोर्ट की वॉल्स पर गन्स तैनात कर दी जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि फ्रेंच से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट बंगाल तक एक्सटेंड कर सकता है। यह सब देखने के बाद नवाब कंपनी को वार्निंग देते हैं कि वो ऐसा करना बंद करें, लेकिन कंपनी उनकी बात नहीं सुनती। नवाब को लगता है कि कंपनी उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रही है, इसलिए वो कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैलकाटा की तरफ मार्च करते हुए फोर्ट विलियम को 20 जून 1756 को कैप्चर कर लेते हैं। फिर नवाब अपनी इस आसान जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कैलकाटा का चार्ज मानिक चंद को देकर अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद लौट जाते हैं। यह नवाब की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वो अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ अंग्रेज अपनी शिप्स के साथ हुगली रिवर के रास्ते भाग जाते हैं, क्योंकि मानिक चंद के पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी, इसीलिए वो अंग्रेजों को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। इंग्लिश ऑफिशियल्स सी के पास फुल्टा नाम की जगह पर शरण लेते हैं, क्योंकि यहां अपनी नेवल स्ट्रेंथ की वजह से वो सेफ रह सकते थे। यहां वो मद्रास से हेल्प आने का वेट करते हैं। कैलकाटा के फॉल की न्यूज अगस्त 1756 तक मद्रास पहुंचती है और फिर कुछ डिले के बाद 16 अक्टूबर 1756 को एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव की लीडरशिप में मद्रास से एक स्ट्रांग नेवल और मिलिट्री फोर्स कैलकाटा के लिए भेज दी जाती है। यह फोर्स दिसंबर 1756 में कैलकाटा पहुंच जाती है और इसके बाद 2 जनवरी 1757 को ही क्लाइव मानिक चंद को ब्राइब देकर कैलकाटा को वापस जीत लेते हैं और फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के साथ अलीनगर की ट्रीटी साइन करते हैं। नवाब ने कैलकाटा को जीतने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया था। इस ट्रीटी के अनुसार नवाब अंग्रेजों को उनके पुराने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस कर देते हैं, उनको कैलकाटा को फोर्टिफाई करने की परमिशन दे देते हैं और इस दौरान हुए अंग्रेजों के पूरे नुकसान की भरपाई का भी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते और एक कंस्पिरेसी प्लान की जाती है जो जन्म देती है बैटल ऑफ प्लासी को। तो आइए जानते हैं इस कंस्पिरेसी और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज समझ चुके होते हैं कि सिराजुद्दौला के नवाब रहते हुए उनके ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो नवाब के खिलाफ चल रही एक कंस्पिरेसी से जुड़ जाते हैं। इस कंस्पिरेसी के अनुसार सिराजुद्दौला की जगह उनके ही मीर बख्शी मीर जाफर को नवाब बनाने का प्लान होता है। मीर जाफर के अलावा इसमें शामिल होते हैं मानिक चंद, जो कैलकाटा के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, अमीचंद, जो एक रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ, जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, और खादिम खान, जो नवाब की आर्मी में कमांडर थे। प्लान के अकॉर्डिंग अंग्रेज नवाब के सामने ऐसी डिमांड्स रखते हैं जिन्हें नवाब कभी नहीं मान सकते थे। नवाब समझ जाते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ वॉर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों साइड्स 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर, जो मुर्शिदाबाद से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर था, मिलते हैं। लेकिन प्लासी का बैटल सिर्फ नाम के लिए ही बैटल था। इसमें अंग्रेजों की साइड से 50 से भी कम लोग मारे जाते हैं, जबकि नवाब लगभग अपने 500 आदमी खो देते हैं। नवाब की आर्मी का मेजर पार्ट, जो ट्रेटर्स मीर जाफर और राय दुर्लभ की कमांड में था, बैटल में कोई हिस्सा ही नहीं लेता। नवाब के सोल्जर्स का सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही, जिसको मीर मदन और मोहन लाल लीड कर रहे थे, बहादुरी के साथ लड़ता है।
लेकिन अंत में नवाब मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं और मीर जाफर के पुत्र मीरान उनको मुर्शिदाबाद के रास्ते में मार देते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और इनाम के रूप में अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी जाती है और साथ ही कैलकाटा पर अटैक के कॉम्पेंसेशन के लिए 1,77,00,000 रुपए मीर जाफर कंपनी को देते हैं। इसके अलावा बहुत से गिफ्ट्स और ब्राइब कंपनी के ऑफिशियल्स को भी दिए जाते हैं, जैसे कि क्लाइव को अराउंड 2 मिलियन से भी ज्यादा का इनाम मिलता है। दोस्तों, ये तो थी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, जो अंग्रेजों के लिए बंगाल के मास्टर बनने का रास्ता खोल देती है और कैसे मीर जाफर जैसे एक बंदे की ट्रेचरी की वजह से इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल के साथ पॉलिटिकल एंटिटी भी बन जाती है। इससे उनकी प्रेस्टीज में भी इजाफा होता है और एक ही झटके में वो इंडिया के एम्पायर के एक मेजर कंटेंडर बन जाते हैं। बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू की वजह से ही अंग्रेज एक स्ट्रांग आर्मी ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और देश के बाकी हिस्सों को जीतने का खर्चा भी मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा बंगाल पर कंट्रोल एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में भी डिसाइसिव रोल निभाता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्लासी के युद्ध की, लेकिन बंगाल को जीतने की कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो खत्म होती है बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए अब उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी की बैटल में कंपनी का साथ देने के बदले में मीर जाफर को बंगाल की नवाबशिप मिल जाती है, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि उन्हें यह डील काफी महंगी पड़ रही है। कंपनी और उसके ऑफिसर्स की डिमांड बढ़ती ही रहती है और नवाब की ट्रेजरी धीरे धीरे खाली होने लगती है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी ऑर्डर दे दिया था कि बंगाल से ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज का खर्चा भी निकाला जाए और बंगाल के रेवेन्यू से ही कंपनी इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स को परचेज करेगी। इसका मतलब कंपनी अब सिर्फ इंडिया से ट्रेड नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने कंट्रोल का यूज करके वहां की वेल्थ को ड्रेन करने में लगी थी। मीर जाफर समझ गए कि कंपनी और उसके ऑफिशियल्स की डिमांड्स को पूरा करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिशियल्स भी नवाब को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे थे। इसलिए अक्टूबर 1760 में कंपनी मीर जाफर को फोर्स करती है कि वो नवाब की गद्दी अपने सन इन लॉ मीर कासिम के फेवर में छोड़ दे और इस तरह मीर जाफर को रिप्लेस करके बंगाल के नवाब बन जाते हैं मीर कासिम। मीर कासिम बदले में कंपनी को बुर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट्स की जमींदारी दे देते हैं। साथ ही इंग्लिश ऑफिशियल्स को करीब 29 लाख रुपए के प्रेजेंट्स भी गिफ्ट करते हैं। कंपनी ने सोचा था कि मीर कासिम उनके पपेट की तरह रहेंगे, लेकिन मीर कासिम कंपनी की ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। वो एक एबल, एफिशिएंट और स्ट्रांग रूलर थे। मीर कासिम अपने आप को फॉरेन कंट्रोल से फ्री करना चाहते थे। उनको यह रियलाइज होता है कि अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए उनके पास एक एफिशिएंट आर्मी और फुल ट्रेजरी का होना जरूरी है। इसलिए वो अलग अलग रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में से करप्शन को खत्म करके। इसके साथ ही वो यूरोपियंस की तरह एक मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी भी बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी से दूरी बनाने के लिए वो अपनी कैपिटल को भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेते हैं। मीर कासिम कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा होने वाले दस्तख्त का मिसयूज रोकने के लिए एक ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं और इंटरनल ट्रेड पर लगने वाली सभी ड्यूटीज को खत्म कर देते हैं। एक सॉवरेन रूलर होने के नाते वो ऐसा कर सकते थे। इसकी वजह से इंडिया के और कंपनी के मर्चेंट्स की पोजीशन एक जैसी हो जाती है। ये सब कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने और इंडियंस के बीच इक्वालिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। कंपनी नवाब से डिमांड करती है कि इंडियन ट्रेडर्स पर फिर से ड्यूटीज इंपोज कर दी जाएं। इसी बात पर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच एक बार फिर बैटल की शुरुआत होती है। 1763 में शुरू की कुछ बैटल्स में मीर कासिम हार जाते हैं और वो अवध चले जाते हैं। अवध में मीर कासिम वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ अलायंस बनाते हैं। ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर मनरो की कमांड में कंपनी की आर्मी से आमना सामना करते हैं। इन तीनों पावर्स की 40,000 से 60,000 की कंबाइंड आर्मी कंपनी की अराउंड 7,000 की आर्मी से बुरी तरह हार जाती है और बक्सर के बैटल में अंग्रेजों की जीत होती है। दोस्तों, ये तो हुई बक्सर के युद्ध की कहानी।
आइए अब इसके रिजल्ट्स क्या रहे वो भी जानते हैं। आफ्टरमैथ ऑफ बक्सर। बक्सर का बैटल इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स में से एक माना जाता है। इसने दो मेजर इंडियन पावर्स की कंबाइंड आर्मी के अगेंस्ट इंग्लिश आर्म्स की सुपीरियरिटी को साबित कर दिया था। इसने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा का मास्टर बना दिया और अवध को भी इनकी दया पर लाकर खड़ा कर दिया। मुगल एम्परर शाह आलम II से कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट अब कंपनी के पास होगा। इस तरह बंगाल पर कंपनी का कंट्रोल अब लीगलाइज्ड हो जाता है। कंपनी इसके बदले में मुगल एम्परर को 26 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रॉमिस करती है और अवध के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कोरा और इलाहाबाद भी इन्हें दे देती है। मुगल एम्परर 6 साल तक इलाहाबाद के फोर्ट में एक तरह से अंग्रेजों के प्रिजनर के जैसे रहते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। इसके अनुसार नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देते हैं और साथ ही कोरा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स एम्परर शाह आलम II को सरेंडर कर देते हैं और दोनों के बीच एक अलायंस साइन होता है जिसमें कंपनी किसी भी आउटसाइड अटैक से नवाब को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है अगर नवाब कंपनी की आर्मी का खर्चा उठा ले। इस अलायंस के बाद अवध के नवाब कंपनी के डिपेंडेंट बन जाते हैं। इस तरह बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को न सिर्फ बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है बल्कि अवध भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, यह तो बात हुई अंग्रेजों द्वारा बंगाल के कॉन्क्वेस्ट की। प्लासी और फिर बक्सर के बैटल से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस सब में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का राइज हम देखते हैं। वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के पहले गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आइए उनके राइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। राइज ऑफ क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। क्लाइव का करियर कंपनी के एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के रूप में शुरू होता है और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनने तक चलता है। सबसे पहले 1744 में क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फैक्टर या कंपनी एजेंट के रूप में काम करने के लिए मद्रास से सेंट जॉर्ज फोर्ट पहुंचते हैं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए कंपनी की आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर के समय आर्कॉट की सीज में ब्रिटिश विक्ट्री में अपने रोल के लिए क्लाइव को काफी फेम और प्रशंसा मिलती है। फिर 1753 में वो ब्रिटेन लौट जाते हैं, लेकिन 1755 में ही उन्हें इंडिया वापस बुला लिया जाता है क्योंकि फ्रेंच के साथ फिर से युद्ध की सिचुएशन बन रही थी। उनको कडलौर में फोर्ट सेंट डेविड का डेप्यूटी गवर्नर बनाया जाता है। फिर 1757 में वो एडमिरल वॉटसन के साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कैलकाटा को रिकैप्चर करते हैं। इसके बाद क्लाइव कंस्पिरेसी की हेल्प से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। क्लाइव बंगाल में कुछ फ्रेंच पोर्ट्स को भी कैप्चर कर लेते हैं। इन अचीवमेंट्स के लिए उन्हें लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी का टाइटल दिया जाता है। प्लासी की जीत के बाद कंपनी इंडिया में एक पैरामाउंट पावर बन जाती है। बंगाल उनका हो जाता है, जिससे कंपनी के फॉर्चून में बहुत बड़ा इजाफा होता है। 1760 में क्लाइव फिर से इंग्लैंड लौट जाते हैं। इसके बाद 1765 में वो बंगाल के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के रूप में इंडिया वापस आते हैं। क्लाइव ही बक्सर की बैटल के बाद होने वाले इलाहाबाद की ट्रीटी को नेगोशिएट और साइन करते हैं। क्लाइव समझदारी दिखाते हुए अवध को एनेक्स नहीं करते, क्योंकि वो अवध को ब्रिटिश और मराठास के बीच बफर की तरह यूज करना चाहते थे। इसके साथ ही बंगाल में क्लाइव सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के अनुसार बंगाल में दीवानी राइट तो कंपनी के पास रहते हैं, लेकिन निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन देखने के राइट्स नवाब के पास ही रहते हैं। इसका मतलब था कंपनी के पास पावर तो पूरी रहेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं। क्लाइव 1767 तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि इंडिया में कंपनी का एम्पायर एस्टैब्लिश करने में क्लाइव का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कंक्लूजन। दोस्तों, यह थी अंग्रेजों द्वारा बंगाल के कॉन्क्वेस्ट की पूरी हिस्ट्री। जहां एक तरफ प्लासी का बैटल इंग्लैंड के लिए बंगाल का दरवाजा खोलता है, वहीं बक्सर कंपनी की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक मोहर लगा देता है। इसके साथ ही हमने क्लाइव की स्टोरी को भी समझा, जो बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर बनते हैं।
अब आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल के बाद इंडिया के बाकी पार्ट्स पर भी एक एक करके अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। द एंग्लो माइसोर वॉर्स। दोस्तों, पिछली वीडियोस में कर्नाटक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को डिस्कस करने के बाद आज हम साउथ इंडिया के माइसोर रीजन की बात करेंगे। और जब माइसोर का नाम लिया जाता है तब टाइगर ऑफ माइसोर यानी टीपू सुल्तान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ उनकी राइवलरी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके पिता हैदर अली के बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे एंग्लो माइसोर वॉर्स को। एंग्लो माइसोर वॉर्स को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं माइसोर किंगडम के बैकग्राउंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किंगडम ऑफ माइसोर। दोस्तों, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच माइसोर विजयनगर एम्पायर का सबऑर्डिनेट स्टेट हुआ करता था। जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तब बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स इस रीजन में इमर्ज होते हैं। ऐसा ही एक इंडिपेंडेंट हिंदू किंगडम 1612 में माइसोर में वोडियार डायनेस्टी के अंडर इमर्ज होता है। 17th सेंचुरी में नरसराजा वोडियार और चिक्काराजा वोडियार के रूल के समय माइसोर की टेरिटरी का काफी एक्सपेंशन हुआ। इस एक्सपेंशन के बाद माइसोर की टेरिटरी में वेस्टर्न घाट से लेकर कोरोमंडल प्लेन की वेस्टर्न बाउंड्रीज तक का एरिया था। यह किंगडम बड़ा होता गया और फिर 1734 में यहां के राजा बने कृष्ण राजा वोडियार II। इनका इंटरेस्ट राज्य चलाने में नहीं था, इसलिए सारी पावर्स इनके दो मंत्री नजराज और देवराज के हाथों में थी। इसका मतलब था कि कृष्ण राजा वोडियार सिर्फ एक टाइट्यूलर हेड या पपेट बनकर रह गए थे। इसी समय हैदर अली एक हॉर्स राइडर के तौर पर माइसोर की आर्मी ज्वाइन करते हैं। हैदर अली पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी टैलेंटेड थे। अपनी बुद्धि, बहादुरी और डिटर्मिनेशन जैसी क्वालिटीज के चलते वो माइसोर आर्मी में प्रमोट होते गए और आगे चलकर कमांडर इन चीफ बन गए। हैदर अली ने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के फायदे को समझा और अपने सोल्जर्स को उसमें ट्रेन भी किया। फ्रेंच कंपनी के एक्सपर्ट्स की हेल्प से 1755 में तमिलनाडु के दिंडीगुल में हैदर अली ने एक कैनन फैक्ट्री भी लगाई थी। यहां से हैदर अली और फ्रेंच कंपनी के बीच अच्छे रिलेशंस की शुरुआत भी होती है। यहां तक कि कर्नाटक वॉर्स के समय हैदर अली और उनकी बटालियंस ने फ्रेंच कमांडर्स जैसे कि ड्यूप्लेक्स, काउंट लैली और डबसी के अंडर सर्व भी किया था। लेकिन माइसोर में एक वीक रूलर होने की वजह से मराठास और हैदराबाद के निजाम माइसोर पर लगातार हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से माइसोर पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक होने लगा था। इस सिचुएशन में माइसोर को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत थी। ऐसे में हैदर अली ने 1761 में तख्ता पलट कर दिया और माइसोर के सुल्तान बन गए। फिर 1761 और 1763 के बीच हैदर अली दौड़, बल्लापुर, बिदनूर, सेरा और मालाबार को कैप्चर कर लेते हैं। वो पॉलीगर्स यानी कि साउथ इंडिया के जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स पर भी अपना कंट्रोल बना लेते हैं। इसके बाद पॉलीगर्स टाइम से रेवेन्यू जमा करने लगते हैं। इन सब रीजंस की वजह से माइसोर फिर से एक प्रॉस्परस स्टेट बनने लगा। दोस्तों, ये तो बात हुई माइसोर और उसके सुल्तान हैदर अली की। आइए अब जानते हैं कि इनकी टक्कर अंग्रेजों के साथ कैसे हुई। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर की। फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर 1766 टू 1769। माइसोर के फ्रेंच कंपनी के साथ अच्छे रिलेशंस और हैदर अली का मालाबार के रिच ट्रेड पर कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए खतरा लगने लगते हैं। बंगाल के नवाब के खिलाफ बक्सर के युद्ध में मिली सफलता के बाद अंग्रेज हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अनुसार हैदर अली से निजाम की सुरक्षा करने के बदले में अंग्रेजों को नॉर्दर्न सरकार्स का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। इसके बाद हैदराबाद का निजाम, मराठास और अंग्रेज हैदर अली के खिलाफ एक अलायंस बनाकर युद्ध करते हैं। लेकिन हैदर अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटी का यूज करके मराठास को युद्ध में न्यूट्रल कर देते हैं और निजाम को अपना एलाय बना लेते हैं। हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर कंटिन्यू रहता है और लगभग 1.5 ईयर्स तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहता है। फिर हैदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और अचानक मद्रास के सामने पहुंच जाते हैं। इससे मद्रास में कंप्लीट केओस और पैनिक की सिचुएशन हो जाती है।
जिस वजह से अंग्रेज मजबूर होकर हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला जाता है। ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार वॉर में जो भी प्रिजनर्स बनाए गए थे उनको एक्सचेंज करना था और साथ ही कॉन्कर्ड किए हुए एरियाज को भी एक दूसरे को लौटाना था। इसके साथ ही अंग्रेज हैदर अली से यह भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई और मैसूर पर अटैक करता है तो वो हैदर अली को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। यह प्रोविजन आगे चलकर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन बनता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। दोस्तों, 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है और सिर्फ 11 साल बाद ही 1780 में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आमने सामने होते हैं। इसका एक रीजन था अंग्रेजों द्वारा मद्रास की ट्रीटी का वायलेशन। होता यह है कि 1771 में मराठास मैसूर पर अटैक कर देते हैं और ऐसे में जब हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प देने से मना कर देते हैं। इसकी वजह से मराठास मैसूर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हैदर अली को मजबूर होकर मराठास को 36 लाख रुपए देने पड़ते हैं शांति समझौते के लिए। इस वजह से हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन कंपनी सिर्फ यहां नहीं रुकी, वो 1779 में मैसूर की टेरिटरी माहे पर अटैक कर देती है। माहे मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड था और हैदर अली ने इसे फ्रेंच कंपनी को दिया हुआ था। माहे के थ्रू ही मैसूर को फ्रेंच से एडवांस्ड वॉर मटेरियल्स जैसे गन्स, एम्यूनिशन भी मिलता था। इसके बदले में हैदर अली ने माहे की प्रोटेक्शन के लिए अपने ट्रूप्स वहां डिप्लॉय किए हुए थे। माहे पर अटैक के बाद हैदर अली ने भी वॉर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मराठास और निजाम के साथ अलायंस बना लिया। लेकिन मराठास और निजाम के साथ तो मैसूर के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, फिर ये एक साथ कैसे आ गए? तो दोस्तों, मराठास हैदर अली के साथ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इस समय यानी कि 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी शुरू हो चुका था और अंग्रेज मराठास और हैदर अली के कॉमन एनिमी बन चुके थे। मराठास का तो ठीक, पर हैदराबाद मैसूर के साथ कैसे आ जाता है? उसका पहला रीजन था निजाम अंग्रेजों से नॉर्दर्न सरकार्स वापस लेना चाहते थे और दूसरा, हैदर अली उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि निजाम के दुश्मन और आरकट के नवाब वल्लाजाह पर अटैक करेंगे और कैप्चर्ड टेरिटरी को निजाम के साथ शेयर करेंगे। हैदर अली ने जुलाई 1780 में आरकॉट का घेराव कर लिया। आरकॉट के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं। आरकॉट की हेल्प के लिए कंपनी आर्मी की एक कंटिंजेंट मद्रास में तैयार करती है अंडर लीडरशिप ऑफ हेक्टर मनरो और दूसरी टुकड़ी कर्नल विलियम बेली के नेतृत्व में गुंटूर में, जो कि नॉर्दर्न सरकार्स का पार्ट था, तैयार की जाती है। अंग्रेजों का प्लान था कि ये दोनों ट्रूप्स कांजीवरम में मिलेंगे और मिलकर हैदर अली की आर्मी पर अटैक कर देंगे। लेकिन हैदर अली के बेटे टीपू कर्नल बेली को कांजीवरम से पहले ही पोलीलूर नाम की जगह पर रोक देते हैं और दोनों ब्रिटिश आर्मी को कंबाइन नहीं होने देते। 1780 में पोलीलूर की बैटल हुई जिसमें इंग्लिश आर्मी को हार का सामना करना पड़ा और कर्नल बेली ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ हेक्टर मनरो की आर्मी पर हैदर अली ने अटैक कर दिया और हेक्टर मनरो भागकर अपनी आर्मी के साथ वापस मद्रास पहुंच गए। हैदर अली मद्रास जाने की जगह वापस आरकॉट की तरफ जाते हैं और घेरे को और मजबूत करते हैं। तभी खबर आती है कि मैसूर के मालाबार कोस्ट को ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। उनको रोकने के लिए टीपू मालाबार की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच बंगाल से एक बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी सर आयर कूट की लीडरशिप में मद्रास पहुंच जाती है। सर आयर कूट मद्रास पहुंचकर सबसे पहले अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज करके मराठास और निजाम को हैदर अली से अलग कर देते हैं और फिर 1781 में हैदर अली और सर आयर कूट के बीच कई सारे बैटल्स होते हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पोलीलूर और शोलिंगूर में सर आयर कूट हैदर अली को हरा देते हैं। लेकिन इसी बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे टीपू मैसूर के सुल्तान बनते हैं। हैदर अली की डेथ के बाद टीपू और कंपनी के बीच लगभग 1 और साल तक बैटल्स में हार जीत का सिलसिला चलता रहा। इतने समय तक वॉर चलने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था।
इसलिए फाइनली दोनों पार्टी पीस करने का फैसला करती हैं और 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है। ट्रीटी के अनुसार दोनों पार्टीज एक दूसरे से जीती हुई टेरिटरीज वापस कर देती हैं। इस तरह से सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर का भी एंड हो जाता है। लेकिन माइसोर और इंग्लिश कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता और 1790 में एक बार फिर से दोनों के बीच वॉर शुरू होता है। लेकिन थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर को डिस्कस करने से पहले हम टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे और एक ग्रेट वॉरियर थे, जिन्हें टाइगर ऑफ माइसोर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू वेल एजुकेटेड थे, जिन्हें अरबिक, पर्शियन, कैनरीज और उर्दू का ज्ञान था। अपने फादर हैदर अली की तरह ही टीपू भी एक एफिशिएंट मिलिट्री जनरल थे। वो अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ ही वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने में फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प भी लेते हैं। टीपू नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए 1796 में वो बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी को सेटअप करते हैं। उनका प्लान 22 बैटल शिप्स की एक फ्लीट और 20 बड़े फ्रिगेट्स तैयार करने का था। इसके अलावा उन्होंने मैंगलोर, वजीदाबाद और मौलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड भी बनवाए। टीपू सुल्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी पेट्रन थे। उनको इंडिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी का पायनियर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रॉकेट्स के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने वाली एक मिलिट्री मैनुअल लिखी थी। टीपू लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और मैसूर में सेरिकल्चर को भी प्रमोट करते हैं। उन्होंने एक स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन को भी कमीशन किया था, यूरोपियंस की तरह फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए। हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान एक एबल मिलिट्री जनरल के साथ एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका एक कोटेशन है कि टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे इज फार बेटर दैन टू लिव 100 years लाइक अ जैकल। और अपनी लाइफ और डेथ में टीपू इसे पूरा भी करते हैं। तो आइए अब वापस चलते हैं टीपू सुल्तान और इंग्लिश कंपनी के बीच हुए थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर पर। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर 1790 to 92। मैंगलोर की ट्रीटी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए काफी नहीं थी। दोनों ही डेक्कन के रीजन में अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर तब शुरू होता है जब टीपू ट्रैवनकोर पर अटैक कर देते हैं। ट्रैवनकोर अंग्रेजों का एलाय था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पेपर का एकमात्र सोर्स भी। ट्रैवनकोर डच से जलकोटल और कैन्ननौर परचेज करता है। ये दोनों कोचिन स्टेट का पार्ट थे, जो कि टीपू का फ्यूडेटरी स्टेट था। इसलिए टीपू ट्रैवनकोर के इस एक्ट को अपने सॉवरेन राइट्स का वायलेशन मानते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ट्रैवनकोर की साइड लेते हुए मैसूर पर अटैक कर देते हैं। इसके साथ ही निजाम और मराठास, जो कि टीपू की बढ़ती हुई पावर से जेलस थे, ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। 1790 में टीपू सुल्तान जनरल मेडोज के अंडर ब्रिटिश आर्मी को हरा देते हैं। फिर 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आर्मी को लीड करते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंच जाते हैं, जो टीपू की कैपिटल थी। मराठास और निजाम के सपोर्ट से अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम पर अटैक करते हैं। टीपू बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं, लेकिन तीनों की कंबाइंड पावर के सामने फाइनली हार जाते हैं। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से वॉर कंक्लूड होता है। इस ट्रीटी के अंडर मैसूर की लगभग आधी टेरिटरी ब्रिटिश, निजाम और मराठास के हाथों में चली जाती है। बड़ा महल, दिंडीगुल और मालाबार अंग्रेजों को मिलते हैं, जबकि तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रीजन मराठास को मिल जाते हैं और निजाम को रिवर कृष्णा से पेन्नार तक का एरिया मिलता है। इसके अलावा वॉर डैमेज के रूप में टीपू से 3 करोड़ रुपए भी मांगे जाते हैं, जिसमें से हाफ अमाउंट को तुरंत पे करना था और बाकी को इंस्टॉलमेंट्स में। और इसकी गारंटी के लिए अंग्रेज टीपू के 2 बेटों को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर साउथ में टीपू की डोमिनेंट पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करता है। टीपू सुल्तान की पावर डिस्ट्रॉय तो हुई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अंग्रेजों को अभी भी उनसे खतरा महसूस होता था, इसलिए 1799 में फिर से एक वॉर होता है। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं।
फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर 1799। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान को काफी ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, लेकिन फिर भी टीपू ट्रीटी की सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं और ब्रिटिशर्स को वॉर कॉम्पनसेशन का बचा हुआ अमाउंट देकर अपने बेटों को भी रिलीज करवा लेते हैं। लेकिन टीपू को अपने ह्यूमिलिएशन का बदला भी चाहिए था, इसलिए वो 1792 से 1799 के बीच अपने सभी लॉसेस को रिकवर करते हैं और इसके साथ ही वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने रिश्ते अच्छे करते हैं। इसके लिए वो फ्रेंच ऑफिसर्स के द्वारा माइसोर में 1794 में जैकोबिन क्लब की एस्टैब्लिशमेंट का भी सपोर्ट करते हैं। जैकोबिन क्लब फ्रांस की एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ्रांस में मोनार्की की जगह रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे। टीपू खुद भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते हैं और श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट करते हैं और इसी समय टीपू फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट जो इजिप्ट में कैंपेन कर रहे होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। वो उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साथ में मिलकर लड़ने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके अलावा टीपू सुल्तान अपने एमिसरीज को अरेबिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस एटसेट्रा भी भेजते हैं। उम्मीद थी कि यहां से भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा और सब मिलकर ब्रिटिशर्स का सफाया कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों को टीपू के प्लान्स के बारे में पता चल जाता है और 1798 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में आ चुके होते हैं। वेलेस्ली टीपू और फ्रांस के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर काफी कंसर्न थे। टीपू की इंडिपेंडेंस को खत्म करने के लिए वेलेस्ली उन्हें सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी पर साइन करने के लिए कहते हैं। जब टीपू सुल्तान ऐसी किसी भी ट्रीटी पर साइन करने से मना कर देते हैं, तब फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर की शुरुआत होती है। इस वॉर में भी मराठास और निजाम अंग्रेजों की हेल्प करते हैं, क्योंकि मराठास को टीपू की आधी टेरिटरी देने का प्रॉमिस किया जाता है और निजाम पहले ही अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे इन 1798। ये वॉर 17 अप्रैल 1799 को शुरू होती है और 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम के फॉल के साथ खत्म हो जाती है। टीपू अपनी कैपिटल को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हैं और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पूरी ट्रेजरी पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली माइसोर किंगडम के सुंडा और हार्परनेली डिस्ट्रिक्ट्स मराठास को ऑफर करते हैं, लेकिन मराठास उन्हें लेने से मना कर देते हैं। निजाम को गूटी और गुर्रमकोंडा डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाते हैं और ब्रिटिश अपने पास कनारा, वायनाड, कोयंबटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगापट्टनम को रखते हैं। इसके बाद जो भी माइसोर स्टेट में बचता है वो पुरानी हिंदू डायनेस्टी यानी कि वोडियाज के एक माइनर रूलर कृष्ण राजा द थर्ड को दे दिया जाता है। कृष्ण राजा द थर्ड अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस भी साइन कर लेते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे माइसोर और इंग्लिश कंपनी के बीच लगभग 32 सालों तक कॉन्फ्लिक्ट चला और इनके बीच 4 वॉर्स हुए। इसके साथ ही अंग्रेज कैसे इंडियन स्टेट्स की आपस की राइवलरी का फायदा उठाते हैं, यह भी हमें एंग्लो माइसोर वॉर्स में देखने को मिलता है। बिना मराठास और निजाम की हेल्प के अंग्रेज शायद माइसोर को कभी नहीं जीत पाते। और हमने टाइगर ऑफ माइसोर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के बारे में भी जाना। द एंग्लो मराठा वॉर्स। क्या आप जानते हैं कि मराठा एम्पायर, जिसके फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिसे बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन जैसे एम्बिशियस पेशवा और भी स्ट्रांग पावर बना देते हैं, उसका अल्टीमेटली डिक्लाइन कैसे होता है? आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर अपनी इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका और मराठास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। दोनों पावर्स के बीच हुए एंग्लो मराठा वॉर्स को भी समझेंगे और देखेंगे कि आखिर मराठा एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट से जस्ट पहले मराठा एम्पायर की क्या सिचुएशन थी। मराठा एम्पायर ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। दोस्तों, आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में तो सुना ही होगा। यह बैटल 14 जनवरी 1761 को मराठास और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के फोर्सेस के बीच हुई थी। पानीपत में मराठास की हार उनके लिए एक डिजास्टर साबित होती है। मराठास पानीपत की बैटल में लगभग 28,000 सोल्जर्स
और सदाशिवराव और विश्वासराव जैसे एबल मिलिट्री कमांडर्स को खो देते हैं। इसके साथ ही उनकी पॉलिटिकल प्रेस्टीज को भी बड़ा झटका लगता है। इस बैटल के समय उनके पेशवा थे बालाजी बाजीराव, और पानीपत में मिली हार के सदमे की वजह से जून 1761 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तब फिर इनके 17 साल के बेटे माधवराव वन पेशवा बनते हैं। वो एक टैलेंटेड सोल्जर और स्टेट्समैन थे। 11 साल के छोटे से पीरियड में ही माधवराव वन पानीपत की बैटल के बाद खोई हुई मराठा पावर को रिस्टोर करने में कामयाब होते हैं। वो 1762 में हैदराबाद में निजाम को हरा देते हैं। मैसूर के हैदर अली को 1767 में ट्रिब्यूट पे करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और साथ ही नॉर्थ इंडिया में रोहिलास को हराकर राजपूत स्टेट्स और जाट चीफ्स को सब्जुगेट करके वहां अपने कंट्रोल को रीअसर्ट करते हैं। इस तरह एक बार फिर से मराठा एम्पायर पावरफुल होने लगता है कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 1772 में माधवराव वन की टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मराठास के बीच सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और यही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड बनता है। तो आइए समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव और अंकल रघुनाथ राव के बीच पावर के लिए टसल शुरू हो जाता है। नारायण राव पेशवा तो बन जाते हैं, लेकिन 1773 में ही उनको मरवा दिया जाता है। रघुनाथ राव को लगता है कि नारायण राव की मृत्यु के बाद तो पेशवा की गद्दी उनको ही मिलेगी, लेकिन उनके सारे अरमानों पर जल्द ही पानी फिर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे प्रोमिनेंट मराठा जनरल्स की काउंसिल पेशवा की गद्दी के लिए सवाई माधव राव को सपोर्ट करने का डिसीजन लेती है। ये काउंसिल 12 मेंबर्स की थी और इसे 12 भाई काउंसिल कहा जाता था। इसके लीडर नाना फडणवीस थे। सवाई माधव राव का जन्म नारायण राव की मृत्यु के कुछ महीनों बाद हुआ था, और वो सिर्फ 40 दिन के ही थे जब उन्हें पेशवा बना दिया जाता है। इन्हें माधवराव टू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर रघुनाथ राव 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल से मिलते हैं और पेशवा बनने के लिए उनसे हेल्प मांगते हैं। कंपनी हेल्प करने के बदले में सेलसेट और बैसेन को लेने की डिमांड करती है, और साथ ही सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाले रेवेन्यू में भी शेयर मांग लेती है। रघुनाथ राव इसके लिए अग्री हो जाते हैं और बदले में कंपनी उन्हें अपने 2500 सोल्जर्स दे देती है। इस अग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है। यहां से शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। इस ट्रीटी की एक कॉपी कंपनी की बंगाल काउंसिल को भी सेंड कर दी जाती है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद बंगाल काउंसिल के पास बॉम्बे और मद्रास काउंसिल के सुपरविजन की पावर थी। इसलिए किसी भी डिसीजन का बंगाल काउंसिल से रैटिफाई होना जरूरी था। इधर 15 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और कर्नल कीटिंग की लीडरशिप में ब्रिटिश फोर्सेस बैटल के लिए मराठास की तरफ बढ़ने लगती हैं। मराठास की तरफ से लीड कर रहे थे हरिपंत फड़के। दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने होते हैं और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। मराठास ने गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स का यूज करके ब्रिटिश फोर्सेस की हालत खराब कर दी। ये वॉर अभी चल ही रही थी कि कंपनी की बंगाल काउंसिल के पास सूरत ट्रीटी का लेटर पहुंच जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ट्रीटी ऑफ सूरत को कंडेम करते हैं और बॉम्बे काउंसिल को वॉर रोकने का ऑर्डर दे देते हैं, और साथ ही मराठास को भी मैसेज भेजते हैं कि वो वॉर न करके उनसे एक फ्रेंडली ट्रीटी करना चाहते हैं। इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कर्नल अपटन को मराठास के पास भेजते हैं और 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स सवाई माधव राव को ही एज पेशवा एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही ये प्रॉमिस करते हैं कि वो मराठास के किसी भी रेबल को सपोर्ट नहीं करेंगे। बदले में वॉर के टाइम मराठास ने जिन ब्रिटिश टेरिटरीज को जीत लिया था वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल जाएंगी। लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद भी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ तो बॉम्बे काउंसिल ने रघुनाथ राव को अभी भी शरण दी हुई थी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पुरंदर की ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह फिर से वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटिशर्स मराठास पर अटैक करते हैं और मराठा आर्मी को खुद महादजी सिंधिया लीड करते हैं। तालेगांव में दोनों के बीच बैटल होता है और ब्रिटिशर्स को यहां हार मिलती है। ब्रिटिश आर्मी यहां से भागकर वडगांव पहुंच जाती है, लेकिन महादजी सिंधिया की आर्मी वहां भी उन्हें घेर लेती है और 1779 में ब्रिटिश आर्मी सरेंडर कर देती है।
यहां पर ही ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मराठास की जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की होती हैं 1775 से सब वापस करनी पड़ती हैं। यह ट्रीटी बॉम्बे काउंसिल और मराठास के बीच हुई थी। लेकिन एक बार फिर वॉरेन हेस्टिंग्स बॉम्बे काउंसिल की ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते और कैलकाटा से 3 डिफरेंट ब्रिटिश फोर्सेस को भेज देते हैं, एक कर्नल गोडार्ड की लीडरशिप में, दूसरी कैप्टन पोफम की और तीसरी जनरल कैमैक की लीडरशिप में। फरवरी 1779 में कर्नल गोडार्ड अहमदाबाद को कैप्चर कर लेते हैं और फिर अगस्त 1780 में कैप्टन पोफम ग्वालियर को। इसके बाद दिसंबर 1780 में कर्नल गोडार्ड बैसेन को भी कैप्चर कर लेते हैं और फरवरी 1781 में जनरल कैमैक ने महादजी सिंधिया को भी हरा दिया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स मराठास के साथ ट्रीटी साइन करने का डिसीजन लेते हैं। यह थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। इसके अकॉर्डिंग सेलसेट तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा, लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद एक्वायर की हुई बाकी सभी मराठा टेरिटरी उन्हें वापस कर दी जाएंगी। साथ ही ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव का सपोर्ट नहीं करेंगे और पेशवा रघुनाथ राव को पेंशन दे देंगे। इसके अलावा यह भी डिसाइड होता है कि पेशवा और किसी भी यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 में फाइनली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड होता है। सालबाई की ट्रीटी के बाद मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच 20 साल तक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यह टाइम ब्रिटिशर्स मैसूर की कॉन्क्वेस्ट को कंप्लीट करने में लगाते हैं और दूसरी तरफ मराठा कन्फेडरेसी में दरार और ज्यादा बढ़ जाती है। कन्फेडरेसी की बात करें तो दोस्तों, पेशवा बाजीराव वन के टेन्योर में मराठा एम्पायर को 4 पावरफुल मराठा चीफ्स के बीच डिवाइड कर दिया गया था। ये थे ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर्स और बरोड़ा के गायकवाड़। ये सभी चीफ्स मिलकर मराठा कन्फेडरेसी बनाते थे और पेशवा कन्फेडरेसी के ऑफिशियल हेड होते थे। लेकिन पावर स्ट्रगल और म्यूचुअल जेलसीज के चलते चीफ्स के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। यह कॉन्फ्लिक्ट पेशवा के वीक होने पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम देखने को मिलता है। तो आइए अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 टू 1805। दोस्तों, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1795 में पेशवा माधवराव सेकंड सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इनकी एज सिर्फ 21 साल ही थी और तब तक इनकी कोई संतान भी नहीं थी। रघुनाथ राव, जो पेंशन लेकर रिटायर हो चुके थे, उनके 3 बेटे थे, बाजीराव सेकंड, चीमाजीराव सेकंड और अमृतराव। इन कंडीशंस में बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं। बाजीराव सेकंड तो एक वीक पेशवा थे, लेकिन नाना फडणवीस इनके चीफ मिनिस्टर बनकर मराठा पावर को संभाले हुए थे। लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मराठा कन्फेडरेसी को संभालने वाला कोई भी नहीं बचता। मराठा कन्फेडरेसी के चीफ्स के बीच आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। उस टाइम सबसे पावरफुल चीफ थे इंदौर के जसवंत राव होलकर और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया। होलकर और सिंधिया के बीच आपस में टकराव होते रहते थे और इसमें पेशवा सिंधिया को सपोर्ट कर रहे थे। जसवंत राव होलकर बिना पेशवा की परमिशन के नॉर्थ की तरफ टेरिटरी एक्वायर करने के लिए कैंपेन कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई विट्ठू जी होलकर को साउथ की तरफ कैंपेन के लिए भेजा था, लेकिन विट्ठू जी पेशवा की ही टेरिटरी को लूटने लगते हैं। तब पेशवा बाजीराव सेकंड उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और ऑर्डर देते हैं कि विट्ठू जी होलकर को हाथी के पैरों से कुचलकर मरवा दिया जाए। यह सुनकर जसवंत राव होलकर आग बबूला हो जाते हैं और 1802 में सिंधिया और पेशवा की कंबाइंड आर्मी पर अटैक कर देते हैं। होलकर इनकी आर्मी को पूना के पास बुरी तरह से हरा देते हैं। होलकर के डर की वजह से बाजीराव सेकंड पूना छोड़कर बैसेन चले जाते हैं। जसवंत राव होलकर पूना में अपने करीबी विनायक राव को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। विनायक राव अमृत राव के बेटे और बाजीराव सेकंड के भतीजे थे। बाजीराव सेकंड वापस पेशवा बनने के लिए ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगते हैं, यानी कि जो गलती उनके पिताजी रघुनाथ राव ने की थी, ये भी वही करते हैं, मराठास के इंटरनल मैटर में ब्रिटिश इंटरफेरेंस को इनवाइट करके। बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच 1802 में ट्रीटी ऑफ बैसेन साइन होती है। 20 साल बाद यह मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच फिर से एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी।
इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सूरत ब्रिटिशर्स को मिलना था और साथ ही मराठास हैदराबाद के निजाम से जो चौथ की डिमांड करते थे वो भी बंद करनी थी। इसके बदले में कंपनी 6000 ट्रूप्स बाजीराव सेकंड को दे रही थी, जो पेशवा बनने में तो उनकी हेल्प करने ही वाले थे, लेकिन उसके बाद भी बाजीराव सेकंड को इन्हें अपनी टेरिटरी में ही रखना था और इनका पूरा खर्चा उठाना था। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजीराव सेकंड ब्रिटिशर्स के साथ एक सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसमें प्रचारक लॉर्ड वेलेस्ली थे। 13 मई 1803 को ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में बाजीराव सेकंड फिर से पेशवा बन गए, लेकिन पेशवा अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गए थे। सब्सिडियरी अलायंस की यह ट्रीटी